कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नीतू जी ने जब संजू और नव्या से गोद भराई के बारे में कहा तो नव्या खुशी से कूदते हुए बोली, वाह, हमारे यहाँ बेबी शावर, कितना मज़ा आएगा ना परसों। संजू ने खुश होकर कहा, मैं सबको फ़ोन करके इनवाइट कर देती हूँ, फिर लिस्ट बना लेंगे और मार्केट चलेंगे, उन्होंने नव्या से कहा। ओके, नव्या मुस्कुराकर बोली। संजू का फ़ोन बजने लगा तो नव्या शरारत से बोली, ओफो भाभी, भाई को तो आपके बिना चैन ही नहीं है, सुकून दे दीजिए मेरे भाई को। हट बदमाश, संजू ने झेपते हुए कहा और कॉल रिसीव करके दूसरी साइड चली आई। आरव उसे फ़ोन में देखते हुए, इतना टाइम लगता है कॉल रिसीव करने में, ये दूसरी बार में तुमने उठाया है। तुम्हारी बहन और मेरी सहसान ननद जब रिसीव करने देगी तब करूँगी ना, इतना तंग करती है ये लड़की। हाँ, तुमने ही उसे सर पर चढ़ाया है, वरना मुझसे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। हाँ, क्योंकि तुम दिखते ही खड़ूस हो। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। यार, अभी कैसे दोबारा गुड न्यूज़? आरू, संजू ने दांत पीसते हुए कहा तो आरव हंसते हुए बोला, सॉरी सॉरी, बस मस्ती कर रहा था। तुम बोलो, क्या बताना है? परसों मम्मा ने घर पर बेबी शावर रखा है। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम ना थोड़ा जल्दी आ जाना, इतने दिन से दूर हूँ तुमसे। मैं और तुम्हारा छुटकू दोनों बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। तुम कहो तो आज ही आ जाऊँ? इतना भी बेसब्र होने क्यों नहीं कहा, बस कल शाम तक आ जाना। जो हुकुम बेगम साहिबा, कल मिलते हैं। लव यू। लव यू टू। मम्मा दीदू, आप सब पहले मुंह मीठा कीजिए। नमन घर आते ही मिठाई का डब्बा खोला। नीतू जी के मुंह में एक टुकड़ा डालते हुए बोला, किस खुशी में? संजू ने मुस्कुराकर पूछा। पहले खाइए तो, कहते हुए उसने एक पीस संजू के मुंह में डाल दिया, फिर एक पीस उठाकर नव्या की ओर बढ़ा उसे खिलाने। फिर अपना हाथ पीछे लेते हुए उसने डब्बा नव्या के सामने कर दिया। नव्या को ये थोड़ा बुरा लगा, जो सबको उसने अपने हाथ से खिलाया और उसे नहीं, लेकिन नमन को खुश देख उसने अपनी उदासी चेहरे पर नहीं आने दी। चल अब बता भी, क्या न्यूज़ है? संजू एक्साइटेड होकर बोली। दी, मेरा प्रमोशन हो गया है, वो खुशी से झूमते हुए बोला तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। नीतू जी ने नमन के माथे को चूम उसे सीने से लगा लिया। बस मेरा बच्चा ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या बात है गॉड जी, आज तो पहली बार में ही आपने मेरी कोई बात इतनी जल्दी सुनी। अब इसे देर रात तक काम भी नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कल ना आपके मंदिर आऊँगी। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती हुई बोली। कांग्रेचुलेसन मेरे लड्डू गोपाल। संजू उसके गाल खींच कर बोली। थैंक यू दी, वो उसको साइड हक करके बोला। कांग्रेचुलेसन, नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू, नमन उसे देख मुस्कुराते हुए बोला। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ ही डिनर करेंगे। कई दिन से आप सबके साथ खाना नहीं खाया। नमन अपने बैग उठाते हुए बोला। निवी, बच्चे तुम भी जाओ, हेल्प कर देना, नीतू जी ने कहा तो वो हाँ बोल उसके पीछे आई। वो अपना बैग टेबल पर रख पलटा तो नव्या ने उसे टी शर्ट और लोअर पकड़ा दिया। क्या बात है, आज तो एंग्री बर्ड पत्नियों वाले काम सूझ रहा है, नमन शरारत से बोला। वो क्या है ना, मेरे राक्षस जी इस टाइम ज़्यादा स्वीट हुए फिर रहे हैं ना, इसलिए, नव्या ने कहा तो नमन की हंसी छूट गई। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। नव्या आकर बालकनी में बैठ गई। कुछ देर बाद वो भी वहीं चला आया और रेलिंग से टिक कर खड़ा हो गया। भाभी को गिफ्ट में क्या देने वाले हो? वो उसको खामोश देख बोली। कैसा गिफ्ट? वो चौंकते हुए उसकी ओर पलटकर बोला। अबे गधे राम, उनका बेबी शावर है, उसमें गिफ्ट देते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता? वो अपना माथा पीट कर बोली। हाँ, तो मुझे क्या पता होगा कि गिफ्ट भी देते हैं? कौन सा मैं रोज़ बेबी शावर ही देखता हूँ? वो तुनक कर बोला। नव्या बोली, तुम ना डफर ही हो, बेबी शावर में बॉयज़ नहीं आते। उफ इडियट, जब बॉयज़ नहीं रहते तो मैं गिफ्ट क्यों दूंगा? वो उसे घूरते हुए बोला। तुम गिफ्ट लोगे, लेकिन दूंगी तो मैं ना, वो मासूम सा फेस बनाकर बोली तो नमन मुस्कुराकर बोला। पैसे चाहिए गिफ्ट खरीदने को? नव्या उससे नजरें चुराने लगी। उसे बहुत हिचक महसूस हो रही थी नमन से पैसे मांगने में, सो नमन भी समझ गया। वो रूम में आया और अपना वॉलेट लेकर उसके पास आया। वॉलेट में जितने भी कैश थे वो बिना गिने ही उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये रखो। नव्या उसे देखने लगी। नमन ने उसका हाथ पकड़कर उसमें पैसे रख दिए। तुम्हारा भी हक बनता है इन पर, तो इतना झिझक क्यों? वो उसे नजरें चुराते देखकर बोला।
नब्या ने देखा वो 25,000 रुपये थे। वो जल्दी से उठते हुए बोली, ये ज़्यादा है, मुझे बस थोड़े से ही। नमन उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, अपने लिए भी ले लेना न्यू ड्रेस, या फिर कुछ और भी चाहिए तो कम हो तो और दूँ, मेरे पास हैं पहले से, कुछ भी पहन लूँगी। वो बोली, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आर्डर है कि नई ड्रेस ले लेना और कम पड़े तो मम्मा से ले लेना, मेरे पास अभी कैश नहीं है, सब उन्हें दे दिया जो लाया था। वो उसे देखते हुए बोला, इतने बहुत हैं। नब्या मुस्कुरा कर बोली, चले डिनर करने। वो उठते हुए बोली तो नमन ने पलकें झपकाई। वो नब्या शॉपिंग करके आई थी और बहुत ही खुश लग रही थी। नमन लाइटिंग वाले और बाकी सबसे बात करने के बाद जब रूम में आया तो वो बेड पर सब फैलाए बैठी थी। नमन को देखते ही वो खुश होते हुए बोली, ये देखो अच्छा है ना, भाभी के लिए लिया है। वो पायल की एक जोड़ी उसे दिखाते हुए बोली, प्यारी है। वो उस पायल को अपने हाथों में लेकर बोला, मैं मम्मा को उनकी साड़ी देकर आती हूँ। वो एक बॉक्स उठाते हुए बोली, मम्मा के लिए भी लिया? नमन बोला तो उसने हाँ में सिर हिलाया और वो साड़ी का डब्बा खोल उसे दिखाने लगी। येलो कलर की रेड बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी थी, अच्छी है। वो मुस्कुराकर बोला, ये तुम्हारे लिए, तुम देखो, मैं अभी मम्मा को ये देकर आई। वो एक बैग उसे पकड़ाते हुए बोली। नब्या रूम से चली गई। नमन ने वो बैग खोलकर देखा, उसमें स्काई ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा कुर्ता था। कितना सोचती है सबके बारे में, पैसे दिए थे अपने लिए, कुछ ले ले तो पूरी फैमिली के लिए ले आई, कुछ ना कुछ। वो उस कुर्ते पर हाथ फेरते हुए बोला, पसंद नहीं आया? बहुत अच्छा है, तुमने अपने लिए क्या लिया वो नहीं दिखाया। एक मिनट, वो खुश होते हुए बोली, फिर उसे देखते हुए, कल देखना जब पहनूंगी तो। नमन ने सिर हिलाया। आज संधू की गोद भराई थी। वो अपने रूम में रेडी हो रही थी। नीतू जी उसे तैयार कर रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, संजू माथी। आयु। संजू ने खुश होकर दरवाजे की तरफ देखा। 4 साल का आयु, जिसने बहुत ही प्यारी 3 पीस सूट पहना था और सिर पर हैट, आंखों में गॉगल्स, बहुत ही क्यूट लग रहा था। काम्या का हाथ पकड़े खड़ा था और काम्या की गोद में 6 महीने की उसकी बेटी कियारा थी, जो एकदम परी सी लग रही थी, बेबी पिंक फ्रॉक में। संजू ने अपनी बाहें फैलाई तो आयु जाकर दौड़ता हुआ उससे लिपट गया। काम्या भी उसके पास आ गई। अपने टमी में भी बेबी है, जैसे मम्मा की टमी में टियू थी। वो अपनी तोतली जुबान से संजू का बड़ा हुआ पेट छूकर बोला तो संजू ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। आयु बेटा, नानी के पैर छुओ। काम्या ने कहा तो उसने जल्दी से नीतू जी के पैर छुए। खुश रहो मेरा बच्चा। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली। कामू, तू कैसी है? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। संजू उसे हक करके बोली। अच्छी हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। और ये मेरी क्यूटी एंजल, मासी की गोद में नहीं आना? संजू ने कियारा के गाल पर किस करके कहा तो वो रोने लगी। माथी, क्यू को किच्छी नहीं पसंद, आपने मेले तियू को लुला दिया, पापा गुस्सा करेंगे आप पर। आयु ने इतनी मासूमियत से कहा कि सबको हंसी आ गई। बेबी चुप हो जाना। काम्या उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोली, कितनी प्यारी डॉल है ये, मैं ले लूं? नब्या अंदर आते हुए बोली तो काम्या ने मुस्कुराकर उसे पकड़ा दिया। नब्या उसे पुचकारने लगी तो वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। मम्मा, भाभी को लेकर चलिए, बाहर सारे गेस्ट भी आ गए हैं और मॉम ने कहा है कि टाइम हो गया है। नब्या बोली। सब बाहर हॉल में आ गए, जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट था। संजू को बैठाया गया। गायत्री जी ने संजू के सिर पर एक चूनर डाली और उसे टीका लगा, नारियल और सारे सामान दिए और संजू के गले में देवी माँ का एक प्यारा सा लॉकेट पहनाया। फिर नीतू जी ने उसे अपने लाए सोने के कंगन पहनाए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? आयु को पापा पास जाना है, यहाँ तो बस गर्ल्स हैं। आयु काम्या की साड़ी का पल्लू खींचते हुए बोला। पापा, वो तो बाहर होंगे बेटू। काम्या इधर उधर देखते हुए बोली। तब तक नब्या उसके पास आ गई। क्या हुआ दी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? वो काम्या से बोली। आयु को तुम्हारे जीजू के पास जाना है और वो दिख ही नहीं रहे हैं। काम्या परेशान सी बोली। चलो आयु बेबी, मैं ले चलती हूँ आपको पापा के पास। नब्या उसका हाथ पकड़कर बोली। ए मिस्टर हस्बैंड। नब्या ने बाहर निकलते हुए नमन को बुलाया, जो किसी से बात कर रहा था। नब्या की आवाज़ से वो उस ओर आया। नब्या को देख उसका दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया हो। नब्या ने उसके कुर्ते से मैचिंग स्काई ब्लू कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी। बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा था। कानों में बड़े बड़े झुमके और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। वो आज इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि नमन की नज़रें ही नहीं हट रही थी उस पर से।
वो कुछ बोल रही थी लेकिन नमन को सुनाई नहीं दे रहा था, वो तो उसमें ही खोया हुआ था। वो उसके सामने चुटकी बजाकर, ध्यान कहाँ है, कब से कुछ बोल रही हूँ मैं। तुम कुछ पूछ रही थी, बोला तो नव्या उसे घूरते हुए बोली। जीजू के पास छोड़ दो आयु को, ये अंदर रो रहा था। नमन बोला। दिल को बेचैन करके होश उड़ाकर पूछती है, ध्यान कहाँ है, वो मन में बड़बड़ाया। कैसी लग रही हूँ, वो उसे चुप देख फिर से चुलबुले अंदाज में बोली। नमन कुछ कहने को हुआ कि आयु उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगा। पापा पास चलो, नमन ने कहकर उसे गोद में उठा लिया। अकड़ू जल्लाद एक बोल भी नहीं फूटे तारीफ के, नव्या नाराजगी से कहते हुए अंदर आ गए। काम्या संजू के गाल छूकर गाना गाते हुए डांस कर रही थी। तेरे सपनों का संसार देख संवरने वाला है, सुना है आसमां से चाँद उतरने वाला है। अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना। हाँ, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। फिर गायत्री जी भी गाने के बोल के साथ गुनगुनाने लगी। गोद में तेरी भरी मिठाई जैसा मीठा होगा वो, गोद में तेरे भरे फलों जैसा रसीला होगा वो, होगी तेरी छवि या मेरे मुन्ना जैसा होगा वो। नव्या संजू के पेट को प्यार से छूम कर हो चुके हैं व्याकुल, नैना की नन्हा मेहमान कैसा होगा वो, कि अपने आंगन में नया दीप जलने वाला है, कि नन्हे कदमों से कोई छम छम चलने वाला है। हाँ, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। नीतू जी गाने लगी। राधे कृष्णा करे तेरा हर सुख सपना सच हो जाए, ऐसी गोद भरे तेरे घर की भाग चमक जाए। काम्या गाने लगी। गोरी तेरे पिया तो तुझसे बड़े ही खुश रहते होंगे, हर पल कदम कदम पे बड़ा ख्याल तेरा रखते होंगे। अब नव्या गुनगुनाने लगी। हाँ, उनको भी कोई पापा अफजो कहने वाला है, घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। खूब धूमधाम से नाच गानों के बीच गोद भराई संपन्न हुई। डांस के बाद बहुत देर तक फोटो शूट हुआ। फंक्शन के बाद ज़्यादातर मेहमान चले गए थे। संजू आरव के साथ अपने रूम में थी, नीतू जी घर समेट रही थी, वहीं नमन भी हॉल में और बाहर जो सामान बिखरा था उसे सब सही कर रहा था, एक दो आदमियों के साथ लगकर। नव्या संजू के रूम में आकर नॉक करते हुए बोली, भाभी। अरे नव्या आजा, आरव ने उसे देखते ही कहा तो वो उनके पास आकर बैठ गई। ये तुम्हारे हाथ में क्या है, संजू ने पूछा। ये आपके बेबी के लिए है, कहकर उसने वो आरव और संजू के हाथ में थमा दिया। ये वही पेपर्स थे जो उसने उनके आने वाले बच्चे के नाम बनाए थे। नव्या, ये सब क्या है, ये तो तेरा हिस्सा है, नमन ने कहा तुझे ये करने को, आरव ने कुछ गुस्से से कहा। नहीं भाई, ये उसका नहीं, हम दोनों का फैसला है, मैं मेरे घर में बहुत खुश हूँ, प्लीज़ ये सब ले लीजिए, वो हाथ जोड़ते हुए बोली। पर बच्चे, संजू ने कहना चाहा कि उसकी बात बीच में ही काटते हुए नव्या बोली। प्लीज़, संजू ने वो ले लिया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, आप नहीं जानती इसे एक्सेप्ट करके कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुबह नमन की नींद खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भार महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन पर गर्म सांसें भी महसूस हो रही थी। उसने अपनी नज़रें नीचे की तो देखा नव्या उसके गर्दन में चेहरा छिपाए लेटी थी, उसके बहुत ज़्यादा करीब। उसका हाथ और एक पैर नमन के ऊपर था। सोते हुए नव्या की टी शर्ट ऊपर खिसक गई थी जिससे उसका गोरा बदन, उसका पेट दिख रहा था जो नमन को बेचैन कर रहा था। वो उसे अपने इतने करीब ऐसे देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक बार फिर उसकी धड़कनें बहुत बढ़ चुकी थी। उसे एक अनकहा सा एहसास महसूस हो रहा था। उसने धीरे से नव्या के कंधे पर हाथ रखा। उठो, वो अपनी आंखें बंद किए ही बेचैनी से बोला। नव्या की करीबी से वो बहक रहा था। नव्या की नींद ही नहीं खुल रही थी। देर रात सोने की वजह से नमन ने अब धीरे से उसका टी शर्ट सही किया। कमर के पास जो कुछ ऊपर खिसक गई थी वो उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने लगता है कि नव्या की आंख खुल जाती है। नमन को अपने इतना करीब देख उसकी सांसें ही अटक जाती है। नव्या का एक हाथ अभी भी नमन के ऊपर था और नमन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। दोनों की नज़रें कुछ देर के लिए एक दूसरे में उलझ जाती हैं। नमन का दूसरा हाथ अपने आप ही उसके चेहरे की ओर बढ़ जाता है। ये देख नव्या के बदन में सरसराहट सी महसूस होती है। वो धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे से लगाता है तो नव्या की आंखें बंद हो जाती है। वो उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करता है। इस समय दोनों का दिल एक ही लय में धड़क रहा था। नमन अब बंदहोश सा उसके चेहरे पर झुकता है। उसके होठ नव्या को छूने वाले थे। वो कसकर अपनी आंखें भींच नमन की टी शर्ट पकड़ लेती है।
वो उसे अपने लबों से स्पर्श करता उससे पहले ही अलार्म बजने लगता है और दोनों को होश आता है। नव्या उसके सीने पर हाथ रखकर बीच में ही रोक देती है। नमन को भी ख्याल आता है कि वो क्या करने जा रहा था। वो झट से उससे दूर हो जाता है। नव्या जल्दी से बिस्तर से उतरकर खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसका बदन कँपकँपा उठा था, गालों की रंगत गुलाबी हो गई थी। नव्या मैं वो आई एम सो सॉरी सॉरी। वो नव्या को ऐसे उठते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, यहाँ क्यों लेटी थी? मना किया है ना कि साथ बेड पर। नमन ने दोबारा से कहना चाहा तो वो उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, मुझे बहुत थकान हो रही थी तो मैं लेट गई थी और तब तुम नहीं थे। बाद में तुम आए तो तुम मुझे उठा दिया होता या खुद ही नीचे लेट जाते। मैं थकान की वजह से देख नहीं पाया कि बेड पर कोई और भी है। अभी 3 बजे तो आया था रूम में। वो सिर नीचे किए हुए बोला। नव्या वॉशरूम में जाने लगी कि नमन ने उसकी कलाई पकड़ ली तो वो जहाँ थी वहीं रुक गई। उसकी धड़कनें एक बार फिर बढ़ चुकी थी। नाराज तो नहीं होना, वो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं। तुम इतने पास थी, मैं खुद को वो नमन बोल ही रहा था कि नव्या उसकी ओर पलटी और इनकार में सिर हिलाकर जल्दी से भाग गई। संजू आरव के साथ अपने ससुराल चली गई थी आज ही। ब्रेकफास्ट करते वक्त भी नमन और नव्या दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, जो नीतू जी को भी महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उनके बच्चे जो रोज चूहे बिल्ली की तरह उछल कूद मचाते थे बहुत शांत से लग रहे थे। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो वो भी घर पर ही था। नव्या बेटा सब ठीक है ना? आज इतनी चुप क्यों हो? संजू जी ने नव्या के सिर पर हाथ रखकर पूछा। नव्या बेटा सब ठीक है ना? आज इतनी चुप क्यों हो? नीतू जी ने नव्या के सिर पर हाथ रखकर पूछा। मैं ठीक हूँ मम्मा, वो जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली। नीतू जी बोली पक्का? नव्या बोली अच्छा तुम ये चाय उसे दे आओगी बेटा, मुझे तो पड़ोस में जाना है, कुछ काम है। उन्होंने चाय का कप उसे पकड़ाते हुए कहा तो नव्या मना नहीं कर पाई। वो चाय लेकर गार्डन में आई तो नमन किसी से बात कर रहा था फ़ोन पर। नव्या ने चाय का कप टेबल पर रखा और जाने लगी कि नमन ने उसे आंखों से ही रुकने का इशारा किया। फ़ोन पर बात करने के बाद वो चाय पीते हुए बोला, मैं 4 दिन के लिए बनारस जा रहा हूँ काम के चक्कर में, तो तुम घर पर मम्मा का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र रहो, मैं संभाल लूँगी यहाँ सब। नव्या उसे विश्वास दिलाते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों ही जाओगे साथ, इसी बहाने घूमोगे, साथ कुछ वक्त बिताओगे, समझे? जानो समझो एक दूसरे को, और वहाँ शिवजी के दर्शन भी करते आना, नीतू जी ने वहाँ पर आते हुए कहा। पर मम्मा मैं काम से जा रहा हूँ, घूमने नहीं, नमन ने तुरंत पलटकर कहा। जिंदगी भर काम ही करना है और ये मेरा आदेश है कि तुम नव्या को भी साथ लेकर जाओगे, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। आपको अकेले छोड़कर मैं नहीं जाने वाली, नव्या उनसे लिपट कर बोली। तो नीतू सी मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाकर बोली, बस थोड़े दिनों के लिए ही तो जाना है, शिवजी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा तुम्हारे रिश्ते को वहां जाकर। मम्मा, नमन ने कहा, कोई बहाना नहीं सुनना अब आगे मुझे, वरना तुम मुझसे बात मत करना, वो नमन को देखते हुए बोली। नमन बोला, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ये। नीतू जी बोली, जो भी तू सोच ले, शाम को 4 बजे की ट्रेन है, पैकिंग कर लो जाकर, नमन ने खींचते हुए कहा। तो नीतू जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरा प्यारा बेटा, वो उसके गाल को छूकर बोली। तो मुस्कुराया अपनी माँ की नौटंकी पर। सुनो, सूट और कुर्ती ही रखना, जीन्स टॉप मिडी ये सब नहीं, नमन अपने फ़ोन में ही नजरें कड़ाए हुए नव्या से बोला, जो अपने कपड़े सूटकेस में डाल रही थी। क्यों, तुम्हें अब मेरे कपड़ों पर भी पाबंदी लगानी है? मैं अपने हिसाब से ही पहनूंगी, वो तुनकते हुए बोली। हम बनारस जा रहे हैं, गोवा नहीं, नमन ने उसे घूरते हुए कहा। तो नव्या का मुंह बन गया। नव्या बोली, तुम ना अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान के साथ मैं गोवा जाऊं भी ना। नमन हंसते हुए बोला, किसी और के साथ जाने का प्लान है क्या? मर जाओ तुम, वो एक कुशन उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली। सच में मर जाऊंगा ना तो तुम्हें सफ़ेद साड़ी, वो हंसते हुए बोला। अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नव्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो अब एकटक उसे देखने लगा। कहीं जाने से पहले थोड़ा सा मुंह बंद नहीं कर सकते? कुछ भी बोलते हो? अगर आगे से ये शब्द बोला ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, राक्षस कहीं के। वो उसके मुंह पर हाथ रखे हुए ही बोली। अब चुप क्यों हो, कुछ बोलोगे भी? वो गुस्से से बोली। तो नमन ने आंखों से उसे हाथ हटाने का इशारा किया तो वो झेप गई। उसने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। मेरे मरने से तुम्हें फर्क पड़ेगा? नमन उसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो नव्या उससे अलग होकर सूट रखने लगी बैग में। उसकी आंखों में शायद आंसू थे।
आई एम आस्किंग समथिंग, वो उसके हाथ से कपड़े लेते हुए बोला। हटो सामने से, वो नीचे देखते हुए बोली। ऐ पागल, रो क्यों रही हो? नमन ने उसकी भरी आवाज़ महसूस करते ही उसका चिन पकड़कर उसका चेहरा उठाते हुए बोली। तुमसे मतलब, तुम तो बस जो मन में आता है वही बोलते रहते हो। वो उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए रोते हुए बोली। तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा। वो अपने हाथों से उसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली तो नमन मुस्कुराया। पैकिंग भी करनी है मुझे, तो जब मार लो तब बताना, वो उसे प्यार से देखते हुए बोला। तो नव्या उसे धक्का देकर कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। नमन ने खींच कर उसे सीने से लगा लिया। बेवकूफ़ है ये लड़की, वो मन में उसे देखते हुए बोला। नीतू जी से आशीर्वाद लेकर वो दोनों स्टेशन आ गए। कैब से नमन ने सूटकेस उतारा और प्लेटफॉर्म पर आकर वो खड़े हो गाड़ी का वेट करने लगे। मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। कुछ देर बाद नव्या उसकी ओर देखकर बोली। तुम इस बेंच पर बैठो, मैं लेकर आया। कहीं इधर उधर मत चली जाना, वो उसे समझाते हुए बोला। बच्ची नहीं हूँ मैं, वो मुंह बनाते हुए बोली तो नमन को हंसी आ गई। हरकतों से तो वही लगता है, वो बोला और पानी लेने चला गया। कुत्ता, राक्षस, जल्लाद, बंदर, वो उसे गालियां देते हुए बोली। नमन पानी की बोतल और 2 प्लेट भेलपूरी लेकर जब लौटा तो वो किसी से खड़ी होकर हंसते हुए बात कर रही थी। इस इडियट को इतना भी नहीं पता कि ऐसे किसी अनजान शख्स से बातें नहीं करते, वो भुनभुनाते हुए बोली। ये लो, नमन उसके पास आते हुए बोला। हे, ये कौन है? नव्या जिससे बात कर रही थी वो लड़की बोली। ही इज़ माई हस्बैंड, नव्या ने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली। बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, वो खुश होते हुए बोली। गाड़ी आ गई, अगर चलना है तो बोलो वरना बात ही कर लो, नमन उसके कान में धीरे से बोला। तो नव्या जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली। बाय, अब हम चलते हैं, ट्रेन आ चुकी है। नमन ने हाथ में लिए सामान को बैग में डाला और ट्रेन की ओर बढ़ गया। नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। भीड़ की वजह से नमन ने एक नज़र उसे देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। वो दोनों अपनी सीट पर आकर बैठे। नमन बैग ऊपर रखने लगा तो उसमें से ज़रूरत का सामान निकाला, फिर रख दिया। ये खा लो और पानी, वो भेलपूरी की प्लेट उसे पकड़ाते हुए बोला और बगल में वाटर बोतल रख दिया। वाह, कितना टेस्टी है, एकदम मस्त तीखा तीखा, वो खाते हुए चटकारा लगाकर बोली। तो नमन मुस्कुरा उठा। उसे ऐसे देख, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो फिर से बोली। ट्रेन चल पड़ी थी। नमन ने पानी पिया और सीट से सिर टिकाकर बैठ गया। नव्या विंडो साइड बैठी थी तो बाहर से ठंडी हवा का झोंका उसे छू रहा था, जिससे उसके बाल उड़ रहे थे। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। वहीं नमन की नज़र जब नव्या पर पड़ी तो उसकी नज़रें उस पर ही टिक गई। वाइट टी शर्ट, ऊपर से ब्लू डेनिम डाला था उसने जो खुला था। उसके बाल बार बार चेहरे पर उड़ते हुए आ रहे थे और वो उन्हें सही कर रही थी। कुछ देर बाद उसने नमन के कंधे पर सिर टिका लिए, उसकी बाह में अपना हाथ लपेट लिए। नमन जो मैगजीन पढ़ रहा था वो बोला। ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ, नींद आ रही हो तो। नहीं, मुझे ऐसे ही बैठना है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली। तो नमन ने कुछ देर उसे देखा, फिर इनकार में सर हिला दिया। नव्या चाय की चुस्की ले रही थी। वो बस आधे घंटे में बनारस पहुंचने वाले थे। नमन अपने बाएं हाथ को घुमा रहा था। अब ट्रेन में भी तुम्हें एक्सरसाइज करने का शौक चढ़ा है? नव्या बोली। ये अच्छा है। हाँ, पहले तो हाथ तोड़ दिया, रात भर अपना सारा भार इस पर ही रखे पड़ी थी। कहा था ऊपर जाकर सो जाओ, लेकिन नहीं, और अब हाथ भी सीधा नहीं करने दे रही। दर्द होने लगा है एक ही पोजीशन में किए हुए। वो नव्या को घूरते हुए चिढ़कर बोला। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था, जाने कैसे सो गई। ज़्यादा दर्द है? वो मासूमियत से बोली। तो नमन कुछ नहीं बोला। कुछ देर में ट्रेन रुकी। नमन बैग उठाने लगा तो नव्या ने उसके हाथ से ले लिया। मैं ले चलती हूँ, तुम्हें पेन हो रहा था ना? वो बोली तो नमन उसके हाथ से लेते हुए बोला। ठीक हूँ मैं। वो एक होटल में आए। नमन ने 2 रूम लेना चाहा लेकिन वेडिंग सीजन की वजह से बस वहाँ एक ही रूम खाली था। उसने नव्या की ओर देखा। ले लो ना, वैसे भी घर में भी तो एक ही रूम में रहते हैं, कौन सा पहली बार है? वो धीरे से फुसफुसाई। तो नमन ने रूम की ली और वो दोनों रूम में आ गए जो 3rd फ्लोर पर था। रूम काफ़ी बड़ा था। एक और बड़ा सा बेड था, एक काउच भी रखा था और बहुत ही तरीके से सब सामान व्यवस्थित था। बालकनी में फूल लटक रहे थे लताओं में, जो और भी खूबसूरत लग रहे थे। घर पर कॉल करके बता दो कि पहुंच गए हैं, वो बैग से टॉवल निकालते हुए बोला। मुझे भूख लगी है, नव्या उसे देखते हुए बोली।
जो मन हो ऑर्डर कर लो यार, वो थके स्वर में बोला और वॉशरूम में चला गया सावर लेने। नव्या ने खाना ऑर्डर किया दोनों के लिए, फिर घर पर फ़ोन मिला दिया और बात करते हुए बालकनी में आ गई। बात करते हुए अचानक ही उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उस ओर चली गई। वो इस वक्त केवल टॉवेल में ही था। उसके कसीले बदन पर पानी की बूंदें चमक रही थी, जो देख नव्या का गला सूखने सा लगा और फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया उसके हाथ से। क्या हुआ, कौन सा भूत देख लिया? नमन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। मम्मा का फ़ोन है ना, लाओ मुझे बात करनी है, वो नव्या के पास आते हुए बोला, जो जल्दी से फ़ोन उठाकर कान से लगाने जा रही थी। घबराहट में उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। नमन ने उसके हाथ से फ़ोन लिया तो दोनों की उंगलियां छू गई। नव्या को एक करंट सा लगा, उसने झट से हाथ पीछे खींच लिया। नमन नीतू जी से बात करने लगा। नव्या अंदर रूम में जाने लगी कि बालकनी के पर्दे में उसका पैर उलझ गया। बचने के लिए उसने नमन को पकड़ना चाहा, लेकिन संभल ना पाने से दोनों ही गिर गए। नमन के ऊपर वो गिरी थी, उसके होठ नमन की ठंडी गीली गर्दन को छू गए, जिससे नमन की आंखें बंद हो गई। उसकी धड़कनें एकदम से बढ़ चुकी थी, उसका ठंडा बदन नव्या को बेचैन कर उठा, होठ कांप से गए उसके। नमन का एक हाथ उसकी कमर पर था तो दूसरा उसके सिर पर। वहीं नव्या का एक हाथ उसके खुले सीने पर था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो सब भूल एक दूसरे की गहरी आंखों में वो खो गए। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। नैनों से ये मिलकर नैना जाने क्यों फिर झुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। नमन ने अपना चेहरा उसकी ओर बढ़ाया तो नव्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, जो वो भी महसूस कर पा रहा था। उसने अपने ठंडे होठों से नव्या के माथे को छू लिया तो उसकी आंखें बंद हो गई। नमन के भीगे लबों का पहला स्पर्श उसकी रूह तक को भिगा गया। नव्या के होठों पर मुस्कान तैर गई। दोनों एक दूसरे में खोए ही थे कि रूम की बेल बजी। नव्या उससे नजरें चुराते हुए उठ गई। जल्दी से नमन भी उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से भागते हुए अपनी धड़कनों को संभालते हुए रूम में आ खड़ी हुई। गॉड जी, ये क्या हो रहा है? हम इतने करीब। ये इसने मुझे किस किया और मुझे बुरा भी नहीं लगा। मैं क्यों नहीं रोक पाई खुद को? इसकी गहरी आंखें पक्का काला जादू करती हैं, जो मैं सब भूल इनमें खोने लगती हूँ। वो अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, जहाँ नमन ने किस किया था। नमन मन में बोला, ये क्या है जो इसकी तरफ खिंचा जाता हूँ? जब भी ये करीब होती है मैं क्यों भागने लगता हूँ महादेव। उसने अब बैग से शर्ट निकालकर पहनी और जाकर डोर खोला तो वेटर था, जो खाना लेकर आया था। नमन ने खाना लेकर डोर बंद किया और टेबल पर रख दिया। नव्या हाथ धुलकर खाने बैठ गई तो नमन भी कपड़े पहनकर आया और सामने बैठ गया। दोनों ने खाना खत्म किया। वो अब काउच पर बैठ गई। मुझे अभी जाना होगा, तुम ख्याल रखना अपना और फालतू में इधर उधर मत घूमना। ये दिल्ली नहीं है कि सब जानती हो यहाँ। नमन हाथ में घड़ी बांधते हुए बोला तो नव्या का मुंह बन गया। तो क्या इस रूम में मैं कैद रहूंगी? तुम ना बस अपना काम करो, मैं अपना देख लूंगी, वो तुनकते हुए बोली। एज योर विश, मेरा काम सतर्क करना था जो किया, बाकी किसी प्रॉब्लम में फंसो तो तुम्हारी मर्जी। वो अपना फ़ोन पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला और जाने लगा। कब तक आओगे? नव्या ने पूछा। जब काम खत्म होगा कहकर वो चला गया। जल्लाद, बंदर, भेड़िया, राक्षस, वो उसके जाते ही मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई। फालतू में इधर उधर मत घूमना, ये दिल्ली नहीं है। नव्या ने उसकी नकल उतारते हुए कहा और मुंह बिगाड़ कर बेड पर आ लेटी। अपने फ़ोन में उसने मूवी चला ली और देखने लगी। कुछ देर में वो बोर होने लगी तो फ़ोन बंद कर एक और फेंका और स्लीवलेस कुर्ती के ऊपर श्रग डाल लिया। खुद को मिरर में देखकर वो बोली, अब ठीक है, दुपट्टे का झंझट भी खत्म। इसी दुपट्टे को संभालने के चक्कर में तो सूट नहीं पहनती। मुझसे संभलता नहीं, लेकिन इस इडियट की वजह से ये सब पहनना पड़ता है। वो अब डोर खोलकर इधर उधर देखती है, फिर होटल से बाहर आ जाती है। वहाँ कुछ दूरी पर आसपास छोटी छोटी दुकानें थी, जहाँ पर लोगों की खूब भीड़ लगी थी। नव्या ने ये सब पहले नहीं देखा था। दिल्ली में ऐसे सड़क किनारे दुकानें, वो भी यूं न देखने की वजह से उसे ये सब बहुत रोचक लग रहा था। वो भी उसी ओर बढ़ गई। कान के झुमके, बालियां, चूड़ी, सब एक ठेले जैसी छोटी सी दुकान पर मिल रही थी। ये देख वो उछल पड़ी। वाओ, इट्स अमेजिंग। कुछ देर बाहर घूमने के बाद जब वो लौटी और जल्दी जल्दी रूम की तरफ बढ़ रही थी कि किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। जब सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।